With amazing results in this year's Civil Services examination, Study IQ has once again proved that quality can be provided along with affordability. हमारे P2I यानी Prelims to Interview 2025 लाइव बैच में you will get 1000+ hours की लाइव क्लासेस, 1-to-1 mentorship, daily answer writing practice, success in prelims crash course, 18 books covering all GS subjects, interview guidance program, and the most important, mains residential program where all prelims cleared students will be called to Study IQ campus in Delhi at no additional cost. Batches English, Hindi और English तीनों में available हैं. For any query, call 079-7142-0466. Scan QR code to join now. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रूपाली सुराना है। मैंने इस साल CSE 2023 के अंदर 386 रैंक सिक्योर किया है। ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था और मेरे लिए सबसे बड़ा हर्डल जो था वो था CSET। मैं 2 बार CSET में फेल हुई हूँ और उस CSET के कारण कई बार डीमोटिवेट भी होती रही हूँ। कई बार लोगों से ये भी सुना है कि जब अगर 2+2 4 भी नहीं पता तो तुम UPSC के बाद में क्या एडमिनिस्ट्रेशन को संभालोगे, and which is a very demotivating for an aspirant. I believe being an art student, I always face this criticism कि मैथ्स तो कभी स्ट्रॉन्ग होगा ही नहीं। मैंने 2021 के अंदर CSET क्वालिफाई करा, उसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंची और इस साल भी जब मैंने CSET क्वालिफाई करा तब भी मैं इंटरव्यू तक पहुंची। तो मुझे ये लगने लगा कि CSET ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप क्वालिफाई ना कर पाए। कहीं ना कहीं अगर आप मेहनत करेंगे, उस अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम करेंगे तो CSET विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू कम एंड सेलिब्रेट दिस सक्सेस विथ एवरीवन। However, CSET को मैं 3 तरीके से डिस्क्राइब करना चाहूँगी। पहली चीज़, CSET एक बहुत ही डिसेंट मार्क्स लाने होते हैं। उसके अंदर एक क्वालिफाइंग पेपर है, इसके अंदर आपको कट ऑफ का डर नहीं होता। क्वालिफाइंग होने के साथ साथ CSET का लेवल जो है वो और भी टफ पे टफ होता जा रहा है और रीज़न बीइंग कि अब कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा बैठने लग गए फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और इट बिकम्स अ एलिमिनेटिंग पॉइंट फॉर द UPSC। देयरफॉर CSET का जो पैटर्न चेंज होता है उसमें ये ऑब्जर्व हो रहा है कि पहले जहाँ पे स्टेटमेंट अजम्पशन वाले क्वेश्चन होते थे वो कम होते थे, अब वो इंक्रीज होने लग गए। कॉम्प्रीहेंशन के जो क्वेश्चंस होते थे पहले हमारे पास में बहुत इजी मोरल लेसन्स और अजम्पशन इन्फ्रेंसेस वाले होते थे, वो भी अब आप 3-3 4-4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आप देने लग गए। उससे वो टफ होता जाता है कि इतने कम टाइम में 2 मिनट के अंदर आप कॉम्प्रीहेंशन कैसे सॉल्व करेंगे। तीसरी चीज जो प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड नंबर सिस्टम जो कि 11th-12th के अंदर बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिवली कवर किया जाता है, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे CSET के अंदर इंक्रीज हो गए हैं। तो अब जो हमारे पुराने क्वेश्चंस होते थे लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, कैलेंडर, क्लॉक और इवन टाइम एंड डिस्टेंस, ये क्वेश्चंस बहुत कम होते जा रहे हैं। हार्डली वी फाइंड 1 to 2 क्वेश्चंस इन अ पेपर जो कि बिल्कुल जेनरिक वाले होते हैं। सो इन माय ओपिनियन CSET को अगर क्रैक करना है तो कुछ चीज़ों के ऊपर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहली चीज, हमें हमारी प्रिपरेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव के लिए हमें बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर हम लगातार 1 महीना CSET प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी और वैल्यू पुट करने से वो चीज़ें वहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। सेकेंडली, क्वांट के लिए हमें ये ऑब्जर्व करना है जो पैटर्न चेंज हो रहा है उस चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। अब फॉर एग्जांपल अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर सिंपल अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं या फिर कोई मीटिंग वाले क्वेश्चन आते हैं तो वो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत हाई लेवल के होते हैं तो हमारे पास में ये स्किल होनी चाहिए कि हमें कौन से क्वेश्चन इग्नोर करना है। The liberty in CSET is that if we attend 45 क्वेश्चंस एंड हम उसमें से 11 क्वेश्चन भी रॉन्ग कर देंगे तो भी हम लोग क्लियर कर सकते हैं। सो आपको 66 का स्कोर लाना है। सो आपको इतना पेशेंस होना चाहिए एग्जाम पेपर में कि आप आइडेंटिफाई कर सके कौन से क्वेश्चन आपकी लीग के बाहर है और कौन से क्वेश्चन आप कंफर्टेबली अटेंड कर सकते हैं। अब इसके अंदर अगर हम क्वालिटेटिव की बात करेंगे तो लॉजिकल रीजनिंग जो है आजकल अजम्पशन एंड स्टेटमेंट के फॉर्म में आने लग गई है और इस अजम्पशन एंड स्टेटमेंट के अंदर
वी जनरली कंफ्यूज कि assumption होता क्या है and what is mean by the statement 1 and 2 and how the 1 and 2 justify each other। तो इस चीज के लिए आपको अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। assumption का मतलब वो होता है जिसमें कुछ एक फैक्चुअल नॉलेज हो जो आपके ऊपर के पैराग्राफ में दे रखी हो। अगर कोई चीज फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है तो आप उसको अज्यूम कर सकते हो, जिसमें कुछ प्रोबेबिलिटी होती है कि 50% चांसेस तो इस फैक्ट के क्लियर ही है। वो उसी जगह अगर इन्फरेंस की बात करते हैं हम, तो इन्फरेंस का मतलब होता है कि पूरे के पूरे जो पैराग्राफ लिखा है उसका कंक्लूजन क्या है, उसका भावार्थ क्या निकल रहा है। तो जो भावार्थ है वो इन्फ्रेंस है। जनरली इन्फ्रेंस का मतलब ये नहीं है कि कोई लाइन उसमें लिखी हुई होएगी और वो उसका आंसर होएगा। हम लोग इन्फ्रेंस को कंक्लूजन के साथ में कंफ्यूजन में डाल देते हैं। तो अगर कंक्लूजन बोला गया तो कंक्लूजन का मतलब होता है कि आपको समराइज करना है। इन्फ्रेंस का मतलब होता है एक हिडन मैसेज होना उसके अंदर, जो आपको ऑब्जर्व करना है कि इसमें बोलने की बात क्या थी और उसने बोलना क्या चाह रहा था। तो अब मैं आपको सीसेट के बारे में 3 अलग अलग चीजें बताना चाहूंगी। क्वांट के लिए मैंने एनसीईआरटी का वापस से यूज करा। 6 से लेकर 8 के एनसीईआरटी को मैं वापस मैंने उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, उसके कंसेप्ट समझे, ताकि मेरी जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो वापस से रिवाइव हो सके। और उस अंडरस्टैंडिंग के बाद में मैंने आर.एस. अग्रवाल की क्वांट एंड क्वालिटेटिव बुक होती है, उसके अंदर हर एक टॉपिक के ऊपर मोर देन 200 क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा। अब इस प्रैक्टिस करने से 2 चीजों का मुझे फायदा हुआ। पहली चीज, मेरी कैलकुलेशन की स्पीड है वो अच्छी हो गई। सेकेंडली, किसी भी तरह के अगर क्वेश्चन आते थे उस टॉपिक पे तो आई वॉज कंफर्टेबल इनफ टू सॉल्व दैट थिंग। एंड लास्टली, सीसेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है दैट इज आपके कोई भी ऐसे कोर टॉपिक्स है जो हर साल रिपीट हो रहे हैं और जो आपको लगता है कि आपके कंफर्टेबल जोन के बाहर है, तो आप उसको किसी यूट्यूब चैनल या किसी सर से आप सीख सके। फॉर एग्जाम्पल, मैंने डियर सर करके यूट्यूब चैनल है, वो बहुत ही कम टाइम में बहुत इजीली आपको विजुअल्स के साथ में ये लेक्चर्स के अंदर समझा देते हैं। तो मैंने प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस जो है वो डियर सर के चैनल के थ्रू ही करा। Even in my last attempt, I took coaching of the next IAS, जिसके अंदर मैंने सिर्फ सीसेट का डेडिकेटेड कोर्स करा था। सर से मेरे को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, कैसे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड को हम इजी कर सकते हैं, कैसे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन के अंदर हम समझ सकते हैं, एज वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो कैसे इजीली हो सकते हैं। सो आपको इस चीज़ में डरने की बात नहीं है कि आप GS जैसे कोर्स की करते हो तो सीसेट कोई कोर्स करने की चीज़ है क्या। सीसेट इस 2-3 साल से काफी ये नजर आ रहा है कि सीसेट के अंदर इंजीनियर्स भी फेल हो रहे हैं या IITians भी सीसेट क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तो इट इज नॉट अ शेम ऑन अस कि हम सीसेट की क्लासेस ले रहे हैं, इट इज एन अपॉर्चुनिटी ताकि हम बाद में डेटा हैंडलिंग अच्छे से कर सकें। Secondly, regarding the comprehensions, last 2020 अटेम्प्ट के अंदर 27 comprehensions आए थे, बट 2021 से लेकर अगर हम देखेंगे तो एक comprehension का जो पैटर्न है वो भी चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। 2021 अटेम्प्ट के अंदर वापस से 26 या 27 कॉम्प्रिहेंशन हुए और इस कारण से क्वांट का नंबर बढ़ रहा है। सो आपको अपने पेपर जब अटेंड करते हैं तो इस चीज पे फोकस करना है कि आपको क्वांट को कितना टाइम देना है। किसी का जिसका क्वांट स्ट्रांग होता है वो स्टार्टिंग में क्वांट करता है और बाद में कॉम्प्रिहेंशन करता है, और किसी का कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग होता है तो वो कॉम्प्रिहेंशन पहले प्रेफर करे, बिकॉज अगर 27 क्वेश्चन के अंदर आपकी एक्यूरेसी बैठती है तो यू आर इन अ कंफर्टेबल पोजिशन टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। सो फॉर कॉम्प्रिहेंशन मैंने मेरी प्रिपरेशन को 3 तरीके से डिवाइड करा। फर्स्टली, मैंने जितने भी PYQs थे और उनकी जो आंसर शीट थी उसको मैच करके ये ऑब्जर्व करा कि पैटर्न बोलना क्या चाह रहा है। यूपीएससी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछती है जिसमें अजम्पशन पूछा जाता है तो उसका आंसर कैसे आता है, इन्फ्रेंस पूछा जाता है तो उसका आंसर कैसे आता है, या फिर अगर कंक्लूजन पूछा जाता है तो उसका आंसर कैसे आता है। तो इस पैटर्न को ऑब्जर्व करने के बाद में आई रियलाइज कि तीनों चीजें अलग अलग होती है। एज आई अर्लियर सेड, असम्पशन का मतलब होता है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ 50% उसके अंदर फैक्चुअली करेक्ट हो। इन्फ्रेंस का मतलब होता है कि उसका हिडन मैसेज क्या है, एंड कंक्लूजन का मतलब होता है समराइजिंग द होल पैराग्राफ। सो आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑल द 3 थिंग्स, मेरे कॉम्प्रिहेंशन के अंदर गलत होने बहुत कम हो चुके थे।
सेकेंडली कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने 30 मिनट्स दे रखे थे। आई यूज टू सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन आफ्टर क्वांट, क्योंकि क्वांट से मेरा माइंड, मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से काम कर रहा है, तो मैं जनरली कॉम्प्रिहेंशन को इस तरीके से अप्रोच करती थी कि जो छोटे कॉम्प्रिहेंशंस होते थे वो मैं बाद में करती थी और जो बड़े कॉम्प्रिहेंशंस होते थे उनको मैं पहले देख लेती थी, ताकि अगर मेरे को लास्ट के 5 या 10 मिनट्स भी बच रहे हैं और मेरे 5 से 6 ऐसे छोटे छोटे कॉम्प्रिहेंशन है तो वो मैं जल्दी से रीड आउट कर सकती हूँ। जो बड़े कॉम्प्रिहेंशन होते हैं उसके अंदर जनरली इंफॉर्मेशन आपके कॉम्प्रिहेंशन में ही होती है, बट छोटे वाले में आपके पास में एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए कि उसका हिडन मैसेज आप अच्छे से समझ सके। तो थोड़ा पेपर सॉल्विंग स्किल के ऊपर भी काम करा जा सकता है। तीसरी चीज जो कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टेंस। हम जनरली टेंस को इग्नोर कर देते हैं। शुड बी, मे बी और इज एम आर, ये हेल्पिंग वर्ड्स को हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अफर्मेटिव सेंस में लेकर चलते हैं, बट जब आप कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहे हैं तब आपकी टेंस, ग्रामेटिकल एरर्स, इन सब चीजों पे आपका फोकस होना चाहिए, ताकि आप देख सकते हैं कि ये जो कॉम्प्रिहेंशन लिखा गया है वो किस वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई चीज पास्ट के अंदर है तो आप उसमें देखिए कि आंसर के अंदर इज एम आर या मे या शुड तो नहीं है। तो अगर आप ये जनरल ऑब्जर्वेशन से भी अगर कॉम्प्रिहेंशन करेंगे तो कॉम्प्रिहेंशन बिकम वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व इन अ वेरी क्विक टाइम। नेक्स्टली मैं आपके सामने क्वांट के बारे में बात करना चाहूंगी। क्वांट के लिए पहली बात तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका क्वांट स्ट्रांग होता जाएगा और टाइम कम लगेगा। दूसरी चीज है टाइम मैनेजमेंट। सिंस हमें पता है कि 27 to 26 क्वेश्चन तो आपके कॉम्प्रिहेंशन के आएंगे ही, तो 50 में से अगर आपको 80 क्वेश्चन, अगर आप 50 क्वेश्चन भी करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको 25 क्वेश्चन ही ढूंढने हैं। अब इस 25 क्वेश्चन में अगर आप हर एक क्वेश्चन के अंदर क्वांट में लग जाएंगे, 2-2, 2.5 मिनट आप एक एक क्वेश्चन को देंगे तो इट बिकम इम्पॉसिबल फॉर यू टू गो थ्रू द पेपर। एंड यही सबसे बड़ी गलती होती है हम लोगों की कि हम लोग दिन के 2 से 4 बजे के टाइम में व्हेन वी ऑलरेडी हैड वन पेपर, और उसके बाद में इस पेपर पे फोकस करना, वो अपने टाइम स्लीप को मैनेज करना, सब कुछ करना बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस। देयरफॉर आपको इसकी प्रैक्टिस रोज करनी है। 2 से 4 बजे बैठकर आपको ये देखना है कि कौन से क्वांट के क्वेश्चंस मेरे लिए कंफर्टेबल है और कौन से मैं इजीली कर सकता हूँ। सेकेंडली, जब आप क्वांट के क्वेश्चन में आते हैं तो एक टाइमर अपनी घड़ी के अंदर इस बात का देखते रहिए बार बार कि आपको जहां पे भी जिस क्वेश्चन में 2 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं उसको सेव कर दीजिए। जो छोटे क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आपके पास में डेटा सब कुछ दे रखा है तो उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिए। और अगर आपका कंफर्ट जोन जो लॉजिक एंड रीजनिंग है तो उसको पहले करिए। 7 to 8 क्वेश्चन आप आराम से लॉजिक एंड रीजनिंग के स्टार्टिंग में पा लेंगे और उसको आप आराम से कर सकते हैं। तो इन सीसेट the only strategy is to handle the paper calmly, and secondly is a time management. So for that मैंने मेरे 6th attempt में and even 4th attempt में जब मैंने सीसेट निकाला है, मैंने कोशिश यही करी है कि मैं 2 महीने डेडिकेटली सीसेट को दूं। हर दिन 2 से 4 बैठ के मैंने सीसेट के पेपर सॉल्व करे हैं, ताकि जितना भी टफ पेपर आएगा सीसेट मेरे लिए टफ नहीं होना चाहिए। आई थिंक दिस वुड बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।